हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। सीओसी सीए क्लासेस चैनल। मेरे बच्चे, इस चैनल को हमने बनाया है अपने सीए वाले बच्चों को स्टडी कराने के लिए। चाहे आप फाउंडेशन के हों, चाहे इंटर के, चाहे फाइनल के, आपके सारे कंटेंट को हम यहाँ पे डिलीवर्ड करेंगे और आपको एग्जाम में दी बेस्ट तैयारी कराने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो माय सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, एंड दैट इज व्हाट नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जब हम स्कूलिंग की बात करते हैं, जब हम अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो स्कूलिंग में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे तरीके से जाना। उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं उनके बारे में पढ़ाई करी। जब हम सीए फाउंडेशन में एंटर कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट जब इकोनॉमिक्स निकल कर आता है, तो उस पे हमारे इंस्टीट्यूट ने, हमारे मॉड्यूल ने फोकस किया है एक वर्ड पर, एंड दैट इज व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, और अब आपको जो नॉलेज दी जा रही है, जो आपके सिलेबस का पार्ट बना है, वो वर्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या, इसमें कौन कौन से बिजनेस टैक्टिक्स लगते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से कौन कौन से रिलेटेड कंसेप्ट हम अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे, वो तमाम चीजें हमें अपने सिलेबस में पढ़नी होंगी। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे इसका पहला चैप्टर, एंड दैट इज व्हाट नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऑब्वियसली जो वर्ड आप पहले पढ़ रहे हो, जो सिलेबस है आपका, आपको सबसे पहले यही जानना होता है कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, ये वर्ड है क्या, इसका बिहेवियर कैसा होता है, कौन कौन से एरियाज ये कवर करता है, क्या इसका स्कोप है। तो इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर वी विल फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे, ऑब्वियसली हम कोरिलेट करेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को। साथ साथ हम स्टडी करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कौन कौन से एरियाज हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर करती है। इसी के साथ ही याद होगा आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स, उनको भी यहां पर डिस्कस करा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का होगा, पहले चैप्टर का होगा, वो होगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमीज। इन सब में हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट किस तरीके से अप्लाई होता है, वो सब तमाम डिस्कशन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। साथ ही आप प्लीज चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी जो पूरी सीरीज है, हमारा जो कंटेंट है, हमारे कंटेंट में स्टडी पैटर्न क्या होता है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। हम अपना सब्जेक्ट, अपना टॉपिक कवर करते हैं, उसके बाद उस कंटेंट को हम इंस्टीट्यूट के दिए गए मॉड्यूल के साथ रिलेट करके उस कंसेप्ट को भी, पूरे मॉड्यूल को भी अपने स्टडी का पार्ट बनाते हैं। एंड यस, ऑब्वियसली जो एमसीक्यूज हैं उनको भी एक प्रॉपर क्लास में डिस्कस किया जाता है। तो फर्दर क्लासेस के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको, इसीलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी बाकी सारी क्लासेस जो अकाउंटेंसी है, लॉ है, मैथ्स है, उनके भी सारे की सारे जो वीडियोस हैं आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं अबाउट द बिजनेस इकोनॉमिक्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें, हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से शुरुआत करेंगे, फिर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पे जाएंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में बात करेंगे, देन सेंट्रल प्रॉब्लम, देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, एंड उसके बाद एमसीक्यूज। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, भले ही ये आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा हो, डिस्कस कर रखा हो, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स जब हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो पहले हमें ये आइडिया लेना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। एक बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, सिंपल शब्दों में अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करी जाए तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है। अब इसमें हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में, वो है एक चॉइस, कि भाई ये चॉइस कहां से आया, एक स्कैरसिटी, ये स्कैरसिटी क्या होता है। तो इन दोनों को प्रॉपरली एक अच्छे रेफरेंस में समझते हैं जो हमें मीनिंग को, डेफिनेशन को समझने में हेल्प करेंगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक चित्र हमारे सामने है, गूगल से प्राप्त ये चित्र, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं हमारे किसान भैया अपने बैलों के साथ अपने खेत पे काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट हम इस्तेमाल करने वाले हैं एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। ओके, अब जब एक फार्मर अपने एग्रीकल्चर लैंड में काम कर रहा है तो उसका पर्पस यही होता है
कि भाई जो मैं बो रहा हूं, जो मैं बीज बोऊंगा, फसल को तैयार कहूंगा, वो फसल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो, अच्छे बीज, अच्छा प्रोडक्शन हो, अपने सेल्फ कंजम्पशन में उसको कोई कमी ना आए और साथ ही मार्केट में उसको अच्छे दाम पर बेचे अपने इनकम के लिए। ये एक नॉर्मल सा टारगेट हर पर्टिकुलर फार्मर का होता है। ओके, तो जब मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जब मैं अपने फार्मर भाई साहब की बात कर रहा हूं, तो इनके पास प्रोडक्शन करने के लिए जो भी कुछ चीज अवेलेबल है उसको हम रिसोर्सेज का नाम देते हैं। ठीक है, कि भाई इनके पास प्रोडक्शन करने के लिए क्या है। ओके, तो मेन अगर मैं इनके पास प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्स की बात करता हूं तो वो है इनका अपना एग्रीकल्चर लैंड। ओके, दैट्स द मेन थिंग। इसके अलावा छोटी मोटी इक्विपमेंट्स, ये इनके जो बैल हैं या ट्रैक्टर इनके पास है इनकेस, तो ये इनके रिसोर्सेज होते हैं। और अपने इस एग्रीकल्चर लैंड पर ये बहुत सारा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो भी ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको बोला जाता है वांट्स। वांट्स या ह्यूमन वांट्स, दोनों वर्ड्स आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। ओके, वांट्स में ये अपना राइस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या वीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या पल्सेस का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, या ये इसमें शुगर कैन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन है वो भी किया जा सकता है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्रॉप इसमें प्रोड्यूस हो सकती है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। अब सवाल हमारे सामने सिंपल सा ये आता है कि भाई प्रोडक्शन किसका करेंगे। देखो, हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से रिसोर्सेज इनके पास एग्रीकल्चर लैंड प्लस सम इक्विपमेंट्स हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन अभी शुरू नहीं हुई है। क्या कर सकते हैं सर? राइस भी है, वीट भी है, पल्सेस भी है, शुगर कैन भी है, वेजिटेबल्स भी है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। क्लियर? तो सर हमारे सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी ये वाली सिचुएशन अराइज हो गई है कि वो जो प्रोड्यूस करना चाहता है उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो उसके पास कम है। दोस्तों दैट सिचुएशन, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्केर्सिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी कहते हैं। स्केर्सिटी मतलब सम लिमिटेशंस, कुछ कमी, कुछ दुर्लभता। तो स्केर्सिटी किस चीज की है? कमी किस चीज की है? सर कमी साफ साफ पता चल रहा है रिसोर्सेज की है, और वो जो हमेशा रहती है। रिसोर्सेज हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कम है, लेकिन जो हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा है। यहां पर ये राइस, वीट, पल्सेस, पता नहीं क्या क्या, कितने तरह की क्रॉप इसके मन में चल रही है कि मैं यार ये भी प्रोड्यूस कर लूं, ये भी प्रोड्यूस कर लूं, ये भी प्रोड्यूस कर लूं, बहुत सारी चीजें, बट नहीं हो सकता। क्यों? स्केर्सिटी है। ओके, नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम। सर ये तो प्रॉब्लम हो गई, ये तो फिर दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात है कि अब ये चीज क्लियर है कि ये इन सबका प्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये बात तो क्लियर है, नहीं कर सकता। क्या कह रहे? कैसे करेगा भाई? एग्रीकल्चर लैंड कम है, ऑप्शन इतने सारे हैं तेरे पास, कैसे कर लेगा? अच्छा, तो किसकी प्रोडक्शन करें? खाली तो नहीं छोड़ सकते ना खेत को हम, कुछ का, किसी चीज का तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सर राइस का कर ले, राइस का कर ले, राइस का कर ले, वीट का ठीक रहेगा, वीट पल्सेस ठीक रहेगा। दिमाग में 100 सवाल चल रहे हैं कि किसका प्रोडक्शन करें ना करें। राइस का प्रोडक्शन करने की सोच रहा है। अरे यार राइस पिछले साल हमने प्रोड्यूस करा था तो ज़्यादा अच्छी फर्टिलिटी उसकी नहीं हुई थी, कहीं इस बार भी हमारे साथ धोखा ना हो जाए। चलो वीट प्रोड्यूस कर लेते हैं, वीट प्रोड्यूस कर लो। अरे मार्केट में दाम पता नहीं अच्छा मिलेगा नहीं करेगा, आसपास सारे के सारे फार्मर वीट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, पता नहीं हमें दाम अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये दिमाग में चल रहा है। उसके बाद शुगर कैन प्रोड्यूस कर लेते हैं। अरे शुगर कैन, अभी मिल वालों से खबर आई थी, शुगर मिल वालों से, वो पिछले साल का स्टॉक उनका अभी तक खत्म नहीं हुआ, पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ये दिमाग मतलब खिचड़ी हो गया दिमाग। तो दिमाग में दोस्तों ये जो प्रॉब्लम्स हमारे किसान भाई के मन में चल रही है, इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसे हम क्या नाम देते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का नाम देते हैं। और इसको हम दूसरा वर्ड, एक और वर्ड जो इसको हम नाम देंगे वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस वर्ड आया था ना आपके सामने, अभी डेफिनेशन में हमने चॉइस वर्ड की बात करी थी। ओके, तो वो चॉइस किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज ये प्रोड्यूस करें या ना करें, इसको प्रोड्यूस करें या ना करें। आपके मन में होता है ना, जब भी आप कोई चीज करने जा रहे हो, चाहे वो खर्चा करने के लेकर बात हो, अभी हम उसका भी एक एग्जांपल देखेंगे, कुछ भी चीज इनिशिएट करने की बात हो, तो आपके मन में कई तरह के विचार आते हैं कि यार ये अच्छा होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं,
तो मन में रहता है ना कि यार ये वाली बुक पढ़ लें या ये वाली बुक पढ़ लें, किससे ज्यादा मार्क्स आएंगे, किससे कम मार्क्स होने का डर है, एमसीक्यूज कहां से प्रैक्टिस करें। तो कई सारे ऑप्शंस चलते हैं। ये क्या है? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ओके, सो सर ये मीनिंग क्लियर हो गई, स्केर्सिटी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी तो होगा। अब अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी तो होगा। सर होगा ना, चलो शुरू करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसने राइस का सबसे पहले राइस का एनालिसिस करा। राइस इसने देखा कि यार राइस ठीक है, राइस का अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं, बट द थिंग इज कि पिछले साल फर्टिलिटी अच्छी नहीं हुई थी। पिछले साल फर्टिलिटी अच्छी नहीं हुई थी तो थोड़ी समस्या है। तो इसने क्या करा? राइस को कैंसिल कर दिया कि नहीं, ये हमें लग रहा है कि जो हमारी ये जमीन है ये राइस के लिए ठीक नहीं है, चलो ओके। फिर ये वीट पर आया। वीट इसने बोला कि ठीक है, वीट अच्छी फसल है, लेकिन इस बार आसपास वाले सारे जो हैं वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए और मार्केट में हमें दाम अच्छा ना मिले। तो इसने प्लान करा कि एक काम करता हूं कि मैं आधे पोर्शन पे अपना वीट प्रोड्यूस कर लेता हूं, ठीक है, मुझे जरूरत मेरे कंजम्पशन के लिए भी आ जाएगा, और अगर मान लो बिकने के चांसेस हुए तो मार्केट में मैं बेच भी दूंगा। क्लियर? तो इसने वीट को प्रोड्यूस करने की सोची। आधी जमीन बची है, ठीक है। शुगर कैन पे ये आया। शुगर कैन का पता चला मिल वालों से कि भाई ये तो अभी पिछले साल का स्टॉक बचा है, तो ये शुगर कैन भी ठीक नहीं है। ये पल्सेस पे आया। पल्सेस, हाँ मार्केट में जरूरत पड़ती है, दाम भी अच्छा मिल जाता है, तो चलो पल्सेस को प्रोड्यूस करें। ओके, सो दैट्स एन एग्जांपल दैट देयर आर सम मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसने अपने लगाए कि ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, और फाइनली इसने सॉल्यूशन निकाल लिया। हमारे किसान भाई ने सॉल्यूशन निकाल लिया कि मैं यहां पर अपने खेत में, अपने एग्रीकल्चर लैंड में वीट का और पल्सेस का, इन दोनों का प्रोडक्शन करूंगा आधा आधा। ओके, सॉल्यूशन, दैट्स द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को ही दोस्तों कहा जाता है इकोनॉमिक्स। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, मैं अभी फिलहाल फार्मर की बात करता हूं। फार्मर के पास जो रिसोर्सेज थे उसको सही तरीके से एलोकेट करके, सही तरीके से एम्प्लॉयड करके, वो अपने प्रोडक्शन को सबसे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कैसे कर सकता है, इस चीज को एनालाइज करना, उसका फाइनल रिजल्ट बनाना कि हाँ चलो इसका प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट इकोनॉमिक्स। इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी सेड कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस। इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी ने हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दी, स्केर्सिटी ने हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम दी, और हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ही इकोनॉमिक्स की हेल्प ली। और सीधी सी बात है, टारगेट ये निकल के आया कि हम अपने रिसोर्सेस को, जो भी हमारे पास अवेलेबल है, इस तरीके से यूटिलाइज करें, इस तरीके से यूज करें कि उससे हमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा मिले और उसका हम यूटिलाइजेशन कर पाए। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जो बेसिकली हमारे क्या नाम है मॉड्यूल में दिया गया है, उसका एग्जांपल हम लेके देखते हैं। देखो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, सो मान लीजिए आप घर में सुबह सुबह उठे, बड़ों का आशीर्वाद आपको मिला, अरे आज तो इनका बर्थडे है, चलो ये दोस्तों के साथ पार्टी करने जाएंगे, इनको गिफ्ट भी दे देते हैं। तो गिफ्ट के नाम पर मान लीजिए पेरेंट्स ने आपको 2000 रुपए दे दिए कि अपने प्यारे से बच्चे को, नादान से बच्चे को 2000 रुपए दे देते हैं। अब 2000 रुपए जैसे ही आपकी जेब में आए, जैसे ही आपके हाथ में आए, और दिमाग काम करने लग गया, अरे बाप रे, सुबह सुबह लॉटरी लग गई, ये बर्थडे रोज रोज क्यों नहीं आता है ना, 2000 रुपए मिल गए हैं, चलो कुछ सीन बनाते हैं, ठीक है, आज पार्टी का सीन बनाते हैं। तो आपके मन में भांति भांति के विचार आने लग गए कि यार एक काम करते हैं, दोस्तों को पार्टी दे देते हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने जाएंगे, हम ना एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो एक तो ये ऑप्शन आ गया, दैट्स वन ऑफ द ऑप्शन। ओके, दूसरा ऑप्शन आपके पास आया कि यार अपने लिए ना कुछ शॉपिंग कर लेता हूं, मैं कुछ कपड़े वपड़े खरीद लेता हूं, अपने लिए शॉपिंग कर लेता हूं। एक तो ये ऑप्शन आपके दिमाग में आया। एक और जो ऑप्शन आपके मन में आया कि यार सीए कर रहे हैं, थोड़ा किताबें ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, पढ़ाई में काम आएंगी, आगे चल के अपना फायदा होगा। तो एक चलो बुक्स जो है आपने, क्या नाम है, एक ही ऑप्शन आपके दिमाग में आया है ना।
एक ऑप्शन, भाई अब फाइनेंस वाले बनने जा रहे हो, तुम होशियार हो जाओगे समय रहते रहते, आपने सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, अभी कुछ नहीं करते, अभी इसको सेव कर लेते हैं, और आगे चल के अपना जब विचार बनेगा, कुछ खर्चे का मौसम आएगा, तब इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इट्स काइंड ऑफ इमरजेंसी। ओके, सो ये आपके पास ऑप्शन आ गए। अब दोस्तों इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं देखूं, दिस इज योर रिसोर्स, है ना, ये रिसोर्स है, और ये जो लिस्ट आपने बना ली, ये क्या है, ये वांट्स है। अब साफ साफ मालूम है कि 2000 रुपए में मैं पार्टी भी कर लूं, मैं शॉपिंग भी कर लूं, मैं बुक्स भी खरीद लूं, मैं सेव भी कर लूं, ये सब तो नहीं हो सकता ना, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये सारा फंक्शन पॉसिबल नहीं है। सर बात तो सही है, 2000 रुपए में 500 रुपए में मान लो मैं पार्टी करूं, तो सबको 10-10 रुपए वाली टॉफी या बर्गर थोड़ी ना खिलाऊंगा, पार्टी होगी ढंग से होगी, और 500 रुपए में मैं क्या ही शॉपिंग कर लूंगा, तो सारी चीजें फुलफिल नहीं हो सकती। So once again, wants are greater than resources. Okay. And here is economic problem in front of you. अब आपके सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा, आप अपना दिमाग लगाएंगे कि पैसे तो मिले हैं, कुछ तो करना पड़ेगा इनका। अब 2000 रुपए जो आपको मिला, आपने सोचा मैं दोस्तों को पार्टी दूंगा, ये कमबख्त साले मेरे लिए गिफ्ट पता नहीं लाएंगे नहीं लाएंगे, हैं पिछली बार भी ऐसी करा था, छोड़ो इनको क्या पार्टी देनी, चिल्लाएंगे पार्टी देंगे, बोझ कर मैं नहीं दूंगा, 5-5 रुपए की टॉफी खिला दूंगा, ऐसी पार्टी कैंसिल हो गया। शॉपिंग खुद के लिए हाँ कर सकता हूं, है ना, शॉपिंग थोड़ा फायदेमंद लग रहा है, चलो अपने लिए यूज कर लूंगा। बुक्स, अरे बुक्स क्या करनी, छोड़ो रहने दो, बुक्स तो पेरेंट्स से अलग से पैसे मांग लूंगा, अभी क्यों परेशान करना, है ना। उसके बाद सेव भी कर सकता हूं, ये भी ऑप्शन भी है आपके साथ। तो आपने पार्टी कट करा, फिर आपने बुक्स कट करी, फिर आपने क्या करा, 2000 में से 1000 रुपए की चलो शॉपिंग कर ली अपनी तसल्ली के लिए, और 1000 रुपए फ्यूचर के लिए सेव भी कर लिए। दैट्स माई ओपिनियन, आपका जो मन करे वो करना, आपको पार्टी पे जाना है पार्टी पे जाना, आपको बुक्स खरीदनी है बुक्स खरीदना, आपको कहीं और पे जाना है तो चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, दैट्स योर ओपिनियन। लेकिन मेरे हिसाब से, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैं 1000 रुपए की शॉपिंग कर रहा हूं, मैं 1000 रुपए सेव कर रहा हूं। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल आपने लगाया कि भाई मुझे सबसे अच्छे तरीके से मैंने अपने पैसे का इस्तेमाल करा, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स, के आप अपने पैसे का, आप अपने रिसोर्स का बेहतर तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है सर, इकोनॉमिक्स की मीनिंग बिल्कुल क्लियर है सर, हमारे पास जो भी है उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से होना चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से होना चाहिए। ओके, सो इसी को लेकर हमने यहां पर अपनी चीजों को कंक्लूड करा अबाउट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड सर व्हाट इज दैट, ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स, तो ये सर ये बिल्कुल क्लियर हो गया। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिलेटिवली स्केयर होते हैं, तो इसी से सर हमने बनाया था वांट्स आर ग्रेटर देन रिसोर्सेज। ओके, और उसी की हेल्प करने के लिए इकोनॉमिक्स हमारे सामने आई और बोली, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद हाउ इफेक्टिवली एन इंडिविजुअल और सोसाइटी यूजेस लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई इनफाइनाइट वांट्स। अपनी वांट्स को सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम कैसे अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्ड याद रखिएगा, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मैं लिखता हूं, और यहां पर अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हैं तो मैक्सिमाइज लिखना और उसके सामने ऐसे क्रॉस लगाना, और उसके बाद आप लिखना इफेक्टिव, और इफेक्टिव के सामने आप राइट का निशान लगाना। अगर हमारे किसान भाई, वापस से एग्जांपल पे आए, अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं इसमें राइस प्रोड्यूस कर लेता, मैं वीट प्रोड्यूस कर लेता, सारे में वीट प्रोड्यूस कर लेता, तो मान लो 20,000 किलो वीट प्रोड्यूस हो जाता। अगर मैं पल्सेस प्रोड्यूस करता तो फॉर एग्जांपल वो 12,000 किलो ही होती, या 8,000 किलो ही होती, 10,000 किलो ही होती। लेकिन अगर आप वीट प्रोड्यूस कर देते तो हमारे सामने प्रॉब्लम थी ना, कि सारे के सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कुछ नहीं मिलेगा, वेस्ट होने के चांसेस हैं। सो भले ही क्वांटिटी ज्यादा हो, बट इट इज नॉट सूटेबल, वो ठीक नहीं है। आपने पल्सेस क्यों प्रोड्यूस करी, कि हाँ मार्केट में डिमांड के चांसेस हैं, अच्छा प्राइस मिलने के चांसेस हैं, तो ये एक अच्छा यूज रहेगा। क्वांटिटी भले ही उसकी वीट से कम हो, बट इसका इस्तेमाल बेहतर रहेगा।
सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द वर्ड मैक्सिमाइज, वी आर फोकसिंग ऑन इफेक्टिव। और इसीलिए ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं। देखो क्या 3 पॉइंट, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एलोकेट्स, रिसोर्सेस को मतलब स्केयर रिसोर्सेस को सही जगह लगाना, सबसे पहली चीज। ओके, उसके बाद प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करना, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करना, ठीक है। मतलब आप जिस तरीके से रिसोर्सेस को इस्तेमाल, आपने फाइनल कर लिया कि पल्सेस का इस्तेमाल करना है, लेकिन पल्सेस का इस्तेमाल करना, पल्सेस का प्रोडक्शन करना, इसका मतलब ये नहीं कि बीज बखेरा और टाटा बाय बाय, नहीं, राइट टाइम पर पानी भी देना है, समय के साथ साथ पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स जो आप लगा रहे हैं उसको भी काम करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करना है, बढ़ाना है उसको। एंड फाइनली अगर कुछ शार्प फ्लक्चुएशंस आती हैं तो ऑब्वियसली रिसोर्सेस को उसके लिए भी तैयार रखना है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो चीज है ना इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा बिजनेस इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स अभी तो हम आए भी नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये क्या है, इसके आगे चाहे तो आप वर्ड नोट कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे चैनल की तो वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे आसानी से, आप वहां से दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो वहां पर आप ये वर्ड लिख लेंगे, डायनामिक। डायनामिक, व्हाट इज डायनामिक, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो। अपने आसपास आजकल के टाइम पर जो दुनिया आप देख रहे हो वो डायनामिक ही तो है। पल पल टेक्नोलॉजी के दम पे, नॉलेज के दम पे, पॉलिसीज के दम पे कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस डेली बेसिस पर जो हमारे वर्ल्ड में आसपास आती रहती हैं, दैट इज डायनामिज्म। इसे हम क्या बोलेंगे, डायनामिज्म बोलेंगे, डायनामिक बिहेवियर बोलेंगे। तो अगर कुछ चेंज, जैसे अभी वो आजकल चल रहा है ना, अपना झगड़ा चल रहा है रशिया यूक्रेन का, है ना, तो अब चलो लकीली हमारे जो रिलेशन है रशिया से, सेटिंग हमारी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने देखा ना कई कंट्रीज में ऑयल क्राइसिस आ गए हैं, क्यों, वहां से बहुत सप्लाई आती थी, वहां से बहुत सप्लाई आती थी और वो सप्लाई रुक गई, मिडल ईस्ट वालों ने, अरब वालों ने प्राइस बढ़ा दिया, तो क्राइसिस हो गए ना, ऑयल क्राइसिस हो गए। तो उसकी वजह से वो अपने आप को जो फ्लक्चुएशंस आई सेटल नहीं कर पाए, है ना। इंडिया ने कंट्रोल कर लिया, भाई पहले से स्टॉक था, इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे बना के रखे, सप्लाई ऑयल की बंद नहीं हुई, है ना। तो ये चीज क्या है कि जो भी फ्लक्चुएशंस आती हैं तो उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेस को मोल्ड करना, चेंज करना, बनाए रखना कि हाँ, कि हमारे जो हालात हैं वो ना बिगड़े, ये भी इकोनॉमिक्स सिखाती है। ओके, तो इतनी सारी चीजें, तो इतना तो खैर पता चल ही गया होगा कि इकोनॉमिक्स जरूरी है और डेफिनेटली जरूरी है और हर चीज में जरूरी है। सुबह उठते हो, उठने के बाद इकोनॉमिक्स चालू, कैसे भाई उठे, समय हमारे पास कितना, कितने समय हमें पढ़ाई करनी है, कितने समय हमें अपनी रिसर्च करनी है, कितनी समय हमें अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग्स करनी है, कितना समय हमें फैमिली को देना है, मोबाइल अगर देखना, टीवी अगर देखना, तो ऐसा नहीं कि उसमें ज्यादा टाइम हमारा लग रहा है। इट्स ऑल दिस, इट्स, ये चीज कहती है कि ये इकोनॉमिक्स है, इसे हम क्या बोलेंगे, टाइम इकोनॉमिक्स, समय की इकोनॉमिक्स। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स माय फ्रेंड। आगे चलो कंटेंट को बढ़ाते हैं। फॉर फर्दर कंसेप्ट इकोनॉमिक्स इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कौन कौन से 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक्स के कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं वो। सर वेरी सिंपल, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और सर हमने स्कूलिंग में इसके बारे में पढ़ा था, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, मैं अब इसको डिटेल में बताने वाला हूं। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता था हमारा, इट इज अबाउट इंडिविजुअल, इट इज अबाउट इंडिविजुअल स्टडी। और मैक्रो इज, जैसे आई है तो आई से इंडिविजुअल, ए से है तो ए से इज एग्रीगेट, एग्रीगेट या ऑब्लिक ऑल, एज अ होल भी इसको हम कहते हैं। व्हाट इज दैट, 2 कंसेप्ट क्या है जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की दोस्तों। इकोनॉमिक्स सिर्फ आपकी एक सेलेक्टेड दुनिया नहीं है कि बस यही है हमारा घर परिवार, यही इकोनॉमिक्स है, नहीं। बहुत सारी चीजें आप अपनी रेगुलर लाइफ में देखो, ठीक है। मैं जैसे आप ही की बात करता हूं, यू आर अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट और आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए आपको चाहिए बुक्स। ओके, अब बुक्स जो है आपकी अपनी चॉइस है। देखो, एक तो इंस्टीट्यूट ने हमें मॉड्यूल, एक सिलेबस वगैरह दिया, अब उसके बाद आपको अगर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, अदर रेफरेंस बुक की नॉलेज लेनी है, कॉमर्शियल नॉलेज की नॉलेज लेनी है जो आपका एक अलग सेपरेट पार्ट पड़ता है, उसके लिए मैं कौन कौन सी बुक्स लूं।
एक्स टीचर की लूं, वाई टीचर की लूं, जेड टीचर की लूं, ये क्या है? इट्स योर चॉइस, है ना? दैट इज योर इंडिविजुअल बिहेवियर, दैट इज योर इंडिविजुअल बिहेवियर, दैट इज योर माइक्रो स्टडी। लेकिन क्या सिर्फ आपका इंडिविजुअल बिहेवियर ही आपके स्टडी को अफेक्ट करेगा? ठीक है, क्या सिर्फ करेगा? डेफिनेटली करेगा, लेकिन क्या सिर्फ यही करेगा? नहीं, बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स भी हैं जो आपकी स्टडी को अफेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूट ने सिलेबस चेंज कर दिया, तो वो सिलेबस इंडिविजुअली आपके लिए थोड़ी ना चेंज होगा, वो तो जितने सारे बच्चे हैं, सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, उन सब के लिए चेंज होगा। मान लीजिए इंस्टीट्यूट ने बोला कि यार एग्जाम जो है वो 2 हफ्ता डिले है, तो वो अकेले आपके लिए नहीं होंगे, वो सबके लिए होंगे। तो आपके एग्जाम्पल के हिसाब से यू इज अ माइक्रो यूनिट और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो है आपका मैक्रो यूनिट। क्लियर? एग्जैक्टली ऐसे बिजनेस में भी होता है, एग्जैक्टली आपकी रेगुलर लाइफ में भी होता है। आप अपनी फैमिली की बात करिए, फैमिली में घर में जो एक इनकम आती है उससे घर में क्या आएगा, ग्रोसरी कितनी आएगी, कोई अदर इक्विपमेंट कितने की आएगी, हम बुक्स पे, मेडिकल पे कितना खर्चा करेंगे, एंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट योर फैमिली, दैट्स ऑल अबाउट योर सिंगल फैमिली, इंडिविजुअल। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर या इनकम ऑफ अ फैमिली इज एन माइक्रो डिसीजन। लेकिन गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना दे, इनकम पर इतना टैक्स, गुड्स पर इतना टैक्स, किसी चीज के प्रोडक्शन में या प्राइस में, सिलेंडर वगैरह में हम देखते हैं, पेट्रोलियम में भी कभी कभी देखते हैं, इतनी सब्सिडी, तो वो सब्सिडी या वो टैक्स या जीएसटी वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए होगा? नहीं, वो सबके लिए होगा, पूरी इकोनॉमी के लिए होगा। दैट इज व्हाट मैक्रो स्टडी। तो हमेशा जब भी इकोनॉमिक्स डिसीजंस को पढ़ा जाता है, इट्स ऑलवेज अबाउट टू कंसेप्ट, माइक्रो कंसेप्ट एंड मैक्रो कंसेप्ट। जब भी हम किसी एक सिंगल फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं, एक पर्सन या एक फैमिली या एक फर्म या एक सोसाइटी, वो एक माइक्रो है। लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, तो वो मैक्रो वेरिएबल होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो यही यहां पर दोनों के बीच में दोस्तों डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस मतलब मीनिंग आ जाती है माइक्रो एंड मैक्रो। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट विच डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। ओके, और यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, ये आपका इकोनॉमी एज अ होल पर टारगेट करती है। क्लियर? और आपने सिलेबस में जब पढ़ा, ठीक है, 11th और 12th क्लास में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हालांकि अभी भी आगे हम पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो उसमें मेन टूल जो हमारे होते थे वो डिमांड सप्लाई होते थे, और डिमांड सप्लाई का इस्तेमाल कमोडिटी का प्राइस निकालने के लिए होता है। ठीक है, ये आने वाले चैप्टर्स में हमारा आएगा, डिस्कस होगा। ठीक है, उसके लिए बने रहिएगा चैनल पर। चैनल को जैसे मैंने बोला, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन भी दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि समय समय पर जो भी क्लासेस हमारी अपलोड होंगी वो सब आपको मिले। और उसका पूरा पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया है, हमारा तरीका क्या रहेगा सिलेबस को कवर करने का। हम अपना ये सिलेबस कवर करते हैं, उसके बाद फिर मॉड्यूल पर जाते हैं, मॉड्यूल को कवर करना बहुत जरूरी है। क्लियर? और उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये पूरी सीरीज के साथ अगर आप अपना सिलेबस कवर करते हो, एग्जाम से पहले साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स। जो भी हमारे चैनल पे सारी क्लास आएंगी, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, आपकी मैथ्स की, आपके लॉ की, कोई भी किसी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो जैसे मैं बता रहा हूं कि प्राइस थ्योरी आपका इसी को कहा जाता था जब डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरी कंट्री के लिए हम एक स्टडी कंबाइंड करनी पड़ती है, जैसे नेशनल इनकम की बात करो, तो वो अकेले आदमी, मेरी इनकम, नेशनल इनकम, अरे बाप रे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सबकी इनकम जोड़नी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट, ये आपका एम्प्लॉयमेंट किसी एक आदमी के हिसाब से हम पूरी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं निकाल सकते, सबको एक साथ स्टडी करना पड़ेगा, ओवरऑल कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। ओके, दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दो ब्रांच हमने डिस्कस करी। ओके, सो टिल नाउ वी हैव डन विद द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स की मीनिंग हमारी कंप्लीट हो गई कि सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम कुछ हमारे सामने राइज होती हैं, स्केर्सिटी की वजह से होती हैं। स्केर्सिटी मतलब रिसोर्सेस कम, तो सबसे अच्छा इस्तेमाल हमें उसका करना है।
और सीधी सी बात है क्या नाम है, और इसी चीज़ को अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स नाम देते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, इंपॉर्टेंट पड़ाव पर, एंड दैट इज व्हाट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स समझ लिया, उसके साथ हमने बिजनेस वर्ड को ऐड कर लिया। ये क्या है, आइए समझते हैं। पार्ट 2, सेक्शन 2, आप जो भी इसको नाम दें, इस चैप्टर का शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टडी पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूं, स्पेशली फॉर द इकोनॉमिक्स। आप इस पैटर्न को चाहे तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, जैसे अभी तक की क्लास में हमने इकोनॉमिक्स की मीनिंग को समझ लिया, ठीक है, एग्जाम्पल का इस्तेमाल हमने करा, डेफिनेशन का इस्तेमाल हमने करा। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्लास से पढ़ रहे हैं, अपने मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, अदर बुक से पढ़ रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा अपने पैटर्न को, अपने कंटेंट को कवर करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके सामने है वो है आपके समरी नोट्स। वो क्या है, आपके समरी नोट्स, जो आप अपने खुद हाथों से बनाएं, किसी और के फॉलो ना करें, खुद अपने हाथों से बनाएं। कैसे, जैसे अभी तक की क्लास में आपने इकोनॉमिक्स के बारे में समझ लिया, तो इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन आपने एक लाइन में लिख ली। साथ ही जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको बताए जो इकोनॉमिक्स के साथ डील करते हैं, जैसे मैंने एलोकेट वर्ड आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन कैपेसिटी मैक्सिमाइज करना, जैसे मैंने आपको डायनामिज्म के बारे में बताया, उन सब वर्ड्स को आप प्रॉपरली नोट डाउन करें इन्हीं समरी नोट्स में। इसके साथ साथ जो डेफिनेशंस आपको लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको भी नोट डाउन करिए। जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमाइज वर्ड रॉन्ग, ठीक है, उसके बाद हमने इफेक्टिव वर्ड लगाया राइट। इन चीजों को नोट करिएगा, इन चीजों को साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि अक्सर पढ़ते टाइम बच्चों की शिकायत आती है कि सर, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, ऐसा तो नहीं है ना कि प्रैक्टिकल है, थ्योरी सब्जेक्ट में नॉर्मली दिक्कत ज़्यादा रहती है कि सर हमने पढ़ा था, फिर 2 हफ्ते बाद हम रिवीजन करने बैठे, सर हम भूल गए। तो वो जो भूलने वाली प्रॉब्लम है ना, वो इससे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। जब आप नोट्स अपने हाथों से लिख रहे हो, तो टाइम बाय टाइम जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो प्रॉपरली पूरा कंटेंट आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। इन समरी नोट्स को एक बार देखकर, याद करके, आपको अपने कंटेंट को रिमेंबर करने में, याद रखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। प्लस इसमें एक चीज़ आप ऐड करिएगा, जब भी आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक फिनिश करते हो, हालांकि अभी तो बहुत छोटा सा टॉपिक हमने इकोनॉमिक्स का ही फिनिश करा, अब जब आप ये चैप्टर मान लीजिए खत्म कर लेते हैं, या फिर एटलीस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स और उसका स्कोप खत्म कर लेते हैं, प्लीज डू एमसीक्यूज ऑफ एवरी टॉपिक। जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म करें, उसके एमसीक्यूज 10 एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज, 50 एमसीक्यूज, डिपेंडिंग अपॉन के टॉपिक कितना बड़ा है। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो इसके टॉपिक खत्म करने के बाद 30-40 एमसीक्यूज आप करें। और जिस एमसीक्यूज में आप गलत हो रहे हैं, जिस एमसीक्यूज का कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, वो तुक्के से सही हो गया, काइंड ऑफ, इस तरीके से भी कई बार होता है, उन एमसीक्यूज को भी अपने समरी नोट्स में नोट डाउन करें। ऐसा करने से आपका जो अपना कंटेंट है वो कम तो होगा ही, साथ ही आपको रिवीजन के टाइम पे, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई रिक्वेस्ट कि आप ये पैटर्न फॉलो करें, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, और बाकी किसी कंटेंट में, बाकी किसी सब्जेक्ट में भी आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। दोस्तों, जब मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्ड की बात कर रहा हूं, जो हमारे सिलेबस का मेन सेंटर है, तो सर मुश्किल तो नहीं लग रहा इतना, मतलब आपने इकोनॉमिक्स का वर्ड लगा दिया है, इकोनॉमिक्स का वर्ड समझ लिया है, उसके साथ आप ऐड कर रहे हो बिजनेस वर्ड को, तो द टर्म बिकम बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या इसका मतलब यही है कि मुझे बिजनेस में इकोनॉमिक्स का जो प्रोविजन है वो लेकर आना है, एक बिजनेस में इकोनॉमिक्स अप्लाई करनी है? तो जरा मुझे ये बताओ, जब अपने एक स्टडी पैटर्न में आप इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर रहे हो, जब एक फैमिली में आपने बर्थडे के लिए आपको 2000 रुपए मिले, उसमें आपने इकोनॉमिक्स लगा दी, जब एक फैमिली में कुछ खर्चा होता है, टीवी कौन सा आना है, रेफ्रिजरेटर कौन सा आना है, कार कौन सी आनी है, इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन होती है, सब चीजों को आपस में तोला जाता है, तो भैया बिजनेस नाम से क्या दुश्मनी है? तो जब हम बिजनेस वर्ड में, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब साफ है कि हमारे बिजनेस में कुछ रिसोर्सेज होते हैं, इनको 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी पढ़ेंगे आगे, प्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है।
ये रिसोर्सेज हैं, ये क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं, इनको एवं ही अपने हिसाब से काम करने दें क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर। ये तो हम जब एक छोटी सी, जब हमें 1000 रुपए खर्च करने होते हैं, उसमें हम एक प्लानिंग करते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स लगाते हैं, तो यहां पर एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में तो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसका डिसीजन भी सोच समझ के लिया जाता है, और उसी को हम नाम देते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। आइए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, ठीक है? एग्जांपल से शुरू करेंगे, मजा आएगा। और मैं एग्जांपल वही इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों जो हमारे मॉड्यूल में इस्तेमाल हुआ है। वो एक एग्जांपल है आपके मॉड्यूल में जिसमें बिजनेस मीटिंग की डिस्कशन बताई गई है अबाउट एंटरिंग अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, शायद सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल है। मैं उसी के इस्तेमाल करूंगा, उसी से मिलता जुलता, नाम तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है वहां पे सभी के, बट उसी का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मिस्टर टाटा है, मिस्टर टाटा कह रहे हैं कि यार हमारी कंपनी बहुत सारी चीजों में डील करती है, और एक्चुअल में अगर मैं टाटा की बात करूं, टाटा सन्स की बात करूं, टाटा सन्स जो है, टाटा एंटरप्राइज, टाटा सन्स इज द मेन कंपनी, ना जाने कितने सेगमेंट्स में, मोर देन 50-60 सेगमेंट्स में टाटा सन्स की इन्वेस्टमेंट है। टाटा मोटर आपने सुना है, टाटा पावर आपने सुना है, टाटा स्टील आपने सुना है, टाटा सॉल्ट आपने सुना है, ये तो मेन है ही ना। इसके अलावा टाटा केमिकल्स की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ी कंपनी, बैटरीज ये बनाते हैं, नेल्को, NELCO, इसमें इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। टाइटन वर्ड आपने सुना होगा, है ना, टाइटन जो है वो भी टाटा वालों का है। ना जाने कितने नए स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी टाटा की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। सो बहुत फैला हुआ, बहुत बढ़िया काम है ना। तो मिस्टर टाटा कह रहे हैं कि चलो यार क्या नाम है, सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री में भी एंटर करते हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक बनाएंगे, लोगों को बेचेंगे, पिलाएंगे। तो टाटा जी ने बोला और एंटर कर दो, छप चले सारे के सारे, अरे अरे चलो चलो चलो, टाटा साहब ने बोला चलो। नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब यहां पर मिस्टर टाटा ने सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री में, सॉफ्ट ड्रिंक के प्रोडक्ट में एंटर करने का प्रपोजल दिया है, ओके। तो तभी मिस्टर बाटा बोले कि सर ठीक है, हम एंटर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, बट यहां पर हमें देखना होगा, हमें समझना होगा कि हमें और एक्स्ट्रा कितनी कैपिटल की जरूरत है, हमें क्या प्लांट लगाना पड़ेगा, हमें सॉफ्ट ड्रिंक कैसी बनानी होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हमें सॉफ्ट ड्रिंक की एंट्री लेनी है, सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट में एंट्री लेनी है और मैंने कोक की बोतल खोली, अपनी बोतल में भर के बेचने लग रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना है। अच्छा, मिस्टर बाटा ने बोला। इसके अलावा मिस्टर काटा, ये हर बात काटते हैं। मिस्टर काटा कह रहे हैं कि सर यहां पर बड़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। बड़ी दिक्कत? अच्छा कैसे हो सकती है सर? ये जो पेप्सी वाले हैं ना, ये जो अपने कोक वाले हैं, ये बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए हैं, तो क्या हम इनके साथ कंपीट कर पाएंगे? क्या हमारी पॉलिसी इस तरह की है? फिर आपके मिस्टर चाटा बोले, मिस्टर चाटा, ठीक है, मिस्टर चाटा कह रहे हैं कि सर आप प्रोडक्ट के लिए अप्रिशिएट तो कर रहे हो, मतलब कह रहे हो कि चलो एंट्री ले लेते हैं, लेकिन क्या हमारी टीम ने अभी तक इसके बारे में स्टडी करी है? चलो कैपिटल की भी प्लानिंग हम कर लेंगे, चलो पेप्सी कोक की जो कंपटीशन स्ट्रेटजी है वो भी हम समझेंगे, लेकिन क्या अभी हमारे पास जो कहते हैं ना साइंटिफिक स्टडी, एडवांस में जब हम प्लान करते हैं, क्या हमारी इसके ऊपर कोई रिसर्च है कि इस पर हम कितना पैसा लगाएंगे? पैसा लगाएंगे तो खैर ऊपर वाला पॉइंट हो गया कि क्या वाकई में हम डील कर रहे हैं गाड़ियों में, हम डील कर रहे हैं नमक में, हम डील कर रहे हैं स्टील में, तो इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन हमारी इन्वेस्टमेंट में क्या ठीक रहेगा? ये अलग अलग व्यूज है, ये सब अलग अलग लोग इनके जान पहचान वाले कह रहे हैं, ठीक है। तो बाटा जी ने बोला कैपिटल के बारे में, काटा जी ने बोला पेप्सी कॉम्पिटिटर्स के बारे में, चाटा जी ने बोला साइंटिफिक स्टडी के क्या ये डाइवर्सिफिकेशन हमारा ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। तो हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। और सबसे मेन बात जो कही मिस्टर, क्या नाम दें इनको, मिस्टर काटा हो गया, बाटा हो गया, चाटा हो गया, पाटा लिख देते, मिस्टर पाटा जी ने बोला कि सर चलो ठीक है, लेकिन क्या पैसा भी बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। सो द थिंग इज कि ये हेड है, ओके।
ये इनके मैनेजर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और ये एक नई इंडस्ट्री में एंट्री लेने की सोच रहे हैं। सो द कंक्लूजन, दो जो डिस्कशन है टाटा, बाटा, काटा, चाटा, पाटा के बीच में जो हम एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, उससे हमें यह समझना है कि जब भी हम एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मालिक ने बोला चलो कि ये चीज हम अप्लाई करना चाहते हैं, चलो प्रॉफिट होगा होगा, कंपटीटर से कंपीट कर लेंगे, अरे कर लेंगे, एडी तो बनानी है, एड हीरोइन को लेकर आएंगे, जैकलिन फर्नांडिस को लेकर आएंगे और एड बनवा देंगे, है ना, इस तरीके से। इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान थोड़ी ना है। तो यहां पर अगर आप देखो, यू आर फॉर एग्जाम्पल अपने आप को इनमें से किसी की जगह पर रखकर देखो, क्या क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं। क्या हमें एक न्यू फर्म स्टैब्लिश करना चाहिए, द क्वेश्चन मार्क। क्या हमारा फाइनेंस इस चीज की इजाजत देता है। क्या मार्केट में जो कंपटीटर्स हैं उनके सामने हम SWOT इसको स्टैंड कर पाएंगे। SWOT इज व्हाट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे अपने चीज में, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मेथड्स हैं, डाइवर्स साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहा हूं, कौन से मेथड्स हम लगाएंगे अपना प्रोडक्ट को लगाने के लिए। एंड द थिंग इज, क्या इससे हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट तो नहीं होगी। प्रॉफिटेबिलिटी इज अबाउट लाइक प्रॉफिट बढ़ेगा, ये तो होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि यहां पर लॉस ज्यादा हो जाए और उसकी वजह से जो बाकी हमारे प्रोडक्ट हैं, जो बाकी फर्म है, उन पर नेगेटिव इंपैक्ट जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो स्टडी आप देख रहे हो, तमाम स्टडी देख रहे हो, ये क्यों हो रही है? ये क्यों हो रही है? द रीजन इज, जब आप एक नई कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है, ये विजिबल है, विजिबल नहीं है तो मैं दूसरे वर्ड से लिख लेता हूं, अरे ये भी विजिबल नहीं, व्हाइट से लिख देता हूं। आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, टाटा कंपनी के पास, मैंने टाटा का एग्जांपल लिया तो उसी से कंसर्न कर लेते हैं, के पास रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज एक नई इंडस्ट्री, नए प्रोडक्ट, एक नए डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट में लगाने की बात कर रहे हैं, तो आंख बंद करके तो ना होने देंगे। इतनी आसानी से तो पैसा के हामी हामी भर के इन्वेस्ट करवा देंगे। आपको मालूम है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, मैं बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूं, 100-200 करोड़ रुपए कंपनी पहले से इन्वेस्ट करती है सिर्फ ये पता लगाने के लिए, साइंटिफिक स्टडीज के लिए, कि इसे लॉन्च करना ठीक भी है या नहीं है। 100-200 करोड़ रुपए इतने पैसा खर्च होता है। उसके बाद सोचो कि 100-200 करोड़ रुपए खर्च हुए, रिजल्ट निकल के आया कि नई एंट्री करेंगे, नहीं करना। कहने का मतलब, एक नहीं के लिए भी कंपनी 100-200 करोड़ रुपए का रिस्क ले लेती हैं। क्यों? अगर मान लो सिर्फ हामी हामी में, यस यस यो नो नो में हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो फिर तो आने वाले टाइम में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो तो न जाने हजारों करोड़ों में होती हैं, उसका लॉस तो बच जाएगा, वो तो नहीं होगा। इसी चीज को, ऐसे डिसीजंस को, अब चाहे वो एंट्री लें या ना लें, ठीक है, व्हाटएवर, ये तो खैर इनके डिस्कशन पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, स्कोप पर। बट द थिंग इज, ऑल दिस स्टडी, ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, इज नोन एज व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग बिल्कुल उतनी सिंपल है जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स वर्ड के साथ आपने बिजनेस को जोड़ दिया। इकोनॉमिक्स की मीनिंग आपको पता है, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। बिजनेस वर्ड आ गया, बिजनेस के रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे होता है? जब हम एक बिजनेस के बारे में हर चीज को, उनके बिहेवियर को, एक एनवायरमेंट के बिहेवियर को अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं और डिसीजन मेकिंग, एक प्लानिंग, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग अपने बिजनेस की करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसी से हम यहां पर अब वापस आते हैं अपने कंटेंट पर। उसी के बिहाफ पर अगर आप देखो, ये तमाम पॉइंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के हमने यहां पर लिखे हुए हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक्स, फॉर्मुलेशन ऑफ, क्या? अपनी पॉलिसीज बनाएं, अपने बिजनेस के डिसीजंस लें। क्यों? ताकि हम अपने रिसोर्सेस का, अपने स्केयर रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएं अपने बिजनेस के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट हर कोई नहीं कर सकता। इट्स नॉट लाइक इजी कप ऑफ टी, कोई भी कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ऐसा थोड़ी कि इकोनॉमिक्स पढ़ ली तो एकदम से आपको हेड बना देंगे, नहीं। अभी बहुत नॉलेज लेनी है, बहुत डिटेल्ड स्टडी करनी है।
तो दैट इज ऑल अबाउट, इसे मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ये मैनेजर्स का काम है। मैनेजर्स अपने थ्योरी से, अपनी स्टडी से, अपनी प्रैक्टिस से इन सब चीजों की पढ़ाई करते हैं, मार्केट एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड्स को समझते हैं और तब डिसीजन लेते हैं। और वही सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी, मार्केट में डिमांड क्या है, हम कितनी बना लेंगे, कितने पैसे में बनेगा, कंपटीशन क्या होगा, इन सब चीजों के आधार पर ही बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझा जाता है, अप्लाई किया जाता है। एंड इसमें है क्या, इसमें है क्या, यस, इसमें वही आपकी इकोनॉमिक नॉलेज है, सारी की सारी थ्योरीज जो हम पढ़ते हैं वही है। और उन्हीं का, ये देखो वर्ड आ गया, फैमिलियर वर्ड आ गया। क्या करना है, क्या करना है, इसको आप नोट करिएगा। मैंने बोला ना अभी, शायद मैंने आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट करने हैं। रैशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग। सर बिजनेस डिसीजन मेकिंग तो यहां पर भी था, है ना, उसके साथ क्या वर्ड लगाया हमने, सर रैशनल वर्ड लगाया। क्या वर्ड लगाया, रैशनल। रैशनल मींस सोच समझ के, अच्छे तरीके से, आंख बंद करके एवे ही नहीं, सोच समझ के। सर रैशनल कंज्यूमर होता था ना, सोच समझ के चीजों को खरीदना। रैशनल सप्लायर होता था, सोच समझ के कमोडिटी का प्राइस रखना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। रैशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बिजनेस के लिए सही निर्णय लेना, सही डिसीजन लेना। ओके, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हमने भी समझी। साथ ही अगर आपको कोई भी पॉइंट में दिक्कत आती है, कोई भी आपको लगता है कि यार ये पॉइंट थोड़ा रह गया, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों साथ साथ डाल सकते हैं। आपके जो भी क्वेरी होगी उसका आंसर आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझ तो लिया बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इसका नेचर कैसा होता है, कैसी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। तो सबसे पहला वर्ड जो निकल के आ रहा है वो तो यही है, ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेंडिंग? ब्लेंड होता है ना, सो ब्लेंड बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये वर्ड थोड़ा हमारा जो वाइन होती है ना या विस्की होती है, ठीक है, अल्कोहलिक चीजें, उसमें ये वर्ड अक्सर यूज होता है, द ब्लेंड वर्ड। लॉन्गर द ब्लेंड, लॉन्गर द ब्लेंडिंग, फाइनर द प्रोडक्ट, ऐसा कहा जाता है कि भाई जो चीज जितने समय के लिए, से मैं आपको वाइन का एग्जांपल देता हूँ। वाइन आपने होता है कि अब इसको ये मत समझना कि सर कहाँ नॉलेज में ले जा रहे हैं हमें, ठीक है, मैंने जो सुना है, जो पढ़ा है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जो वाइन होती है जितनी ज्यादा पुरानी होती है उतनी वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, कहते हैं। रीजन बीइंग वो उतनी ज्यादा फाइन हो जाती है। तो जितने समय तक, ज्यादा लंबे समय तक उसको स्टोर करा जाता है कंटेनर्स में, उसे ब्लेंडिंग प्रोसेस कहते हैं। ब्लेंडिंग तो जितना लंबा समय होगा, ब्लेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, चीज उतनी फाइन होगी, ये कहा जाता है। सेम थिंग अप्लाइज ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब आज जाके चेक मत करने लग जाना कि सर कौन सी ब्लेंडिंग है, कौन सी वाली नहीं है, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना, मीनिंग मैंने आपको बता दिया। सेम यही वर्ड जो है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स में आता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट ओवरनाइट सक्सेस, कि आज हमारा मन करा, हमने कॉपी में कुछ लिख दिया और कल से ये चीज चालू हो जाएगी इकोनॉमिक्स की। ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। दैट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा तो बिल्कुल सोचना भी मत। मैं आपको रिलेट करता हूं एक चीज। अगर आपने 12th क्लास में मैनेजमेंट के अंदर, मतलब बिजनेस स्टडीज के अंदर, फियोल, हेनरी फियोल के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उनको जब आपने पढ़ा होगा, तो उनकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़े, आपको याद करें, लेकिन व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फ्योल्स प्रिंसिपल? हेनरी फ्योल ने अपनी कंपनी में, जब वो एक हेड थे, जो डायरेक्टर थे, जब वो उस कंपनी के एमडी थे, तो उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया था अपनी कंपनी में। और ओवर द पीरियड ऑफ, ना जाने मेरे ख्याल से उनकी सर्विस एज एन एमडी मेरे ख्याल से 20-25 साल तक की रही। 20-25 साल तक उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद वो समझ गए कि ये चीज बढ़िया है, और तब जाके उन्होंने डिसीजन लिया कि यार ये प्रिंसिपल बनने चाहिए। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हमने कुछ लिखा और वो कल से एग्जैक्टली अप्लाई हो जाएगा, नहीं। पहली बात तो ब्लेंडिंग थ्योरी है, सोच समझकर कई सारे पॉइंट्स को निचोड़कर 1-2 पॉइंट निकलते हैं, और प्रैक्टिस, उनको अप्लाई करा जाता है, और अप्लाई करने के बाद उनकी ऑब्जर्वेशन को चेक करके तब बिजनेस इकोनॉमिक्स तैयार होती है, तब उसका जो कोई कंसेप्ट है तब तैयार होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अगले वर्ड पर आते हैं, प्रैग्मेटिक अप्रोच। व्हाट इज प्रैग्मेटिक अप्रोच? देखो, मैं इसको 2 वर्ड के साथ से रिलेट करूंगा। एक मैं लिख रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स।
दोस्तों जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है? इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये एक तरह से एक थ्योरी है। थ्योरी है या एब्स्ट्रैक्ट है? मतलब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। इसको जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, स्कूलिंग में हम पढ़ते हैं, तो कई बार बड़ी दिक्कत आती है इस चीज को एक्सप्लेन करने में। देखो, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट मीन? जैसे मैं लॉ ऑफ डिमांड का एग्जांपल लेता हूं, तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता था दोस्तों कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या नाम है, मैंने बोला कि सर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये सिंपल सा लॉजिक जो है मैंने बताया, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन उसमें बोल दिया कि बहुत सारी एजम्पशंस होती हैं कि इनकम कांस्टेंट मानेंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट मानेंगे, द थिंग इज के अदर फैक्टर्स कांस्टेंट मानेंगे। तो बच्चों की इसमें आ जाती है, क्या नाम है, क्वेरी आ जाती है कि सर ये बात तो ठीक है कि चीज महंगी हुई तो डिमांड कम हो गई, लेकिन सर ऐसा होता थोड़ी है, सर इनकम थोड़ी ना कांस्टेंट रहती है, सर हम ज्यादा डिमांड करेंगे तो मार्केट में फिर बेचने वाला भी तो प्राइस बढ़ा देगा। ये अगर मगर, जहां पर भी हमने अगर मगर लगा दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं, सारी चीजें फेल हो जाती हैं। बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज सिंपली लाइक व्हाट, के थ्योरी है, एक इनिशियल फेज ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसमें बहुत सारी एजम्पशन होती है, एजम्पशन मानना पड़ेगा तब जाके वो लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इस तरीके से काम नहीं करती। बिजनेस इकोनॉमिक्स इस वर्ड के साथ आपका प्रैग्मेटिक, ठीक है, प्रैग्मेटिक वर्ड के साथ डील करती है। व्हाट इज प्रैग्मेटिक, व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म? एक अच्छे डिसीजन मेकिंग, एक अच्छा परिवर्तन। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह, जब मैं एक बिजनेस इकोनॉमिक्स में, फॉर एग्जांपल वही टाटा वाला एग्जांपल लेते हैं, मान लो वो सॉफ्ट ड्रिंक में एंटर कर गए, क्लियर, और वो सॉफ्ट ड्रिंक की सप्लाई करते हैं, तो प्राइस बढ़ा देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट, सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स का लो, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, क्यों? प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो चलो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। अरे एक्चुअल वर्ल्ड में थोड़ी ना ऐसे होता है, वहां पे इतने सारे कंपटीटर्स हैं, वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, वो भी अपने प्राइस में चेंज ला सकते हैं। आपका प्रोडक्ट अननेसेसरीली महंगा हो गया तो कोई नहीं खरीदेगा, ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो सिंपली माइक्रो इकोनॉमिक्स के बिहाफ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं चलती। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक प्रैग्मेटिक बिहेवियर है जिसमें डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका इंटरडिसिप्लिनरी। यस, बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में अप्लाई होते हैं। सिर्फ इकोनॉमिक्स अप्लाई नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स, इवन अकाउंटेंसी, इवन फाइनेंस, इवन फॉरेन एक्सचेंज, इसके अलावा टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस तो मैंने लिखवा दिया, हाँ, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, आपका मैथ्स, लॉ। आप आज ये फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो एक्सपर्ट बन गए आप। आज मैंने आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा दी, या सिलेबस खत्म हो जाएगा जब ये फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स का, तो हम इकोनॉमिक्स मैनेजर बन गए, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजर। अरे ऐसे कैसे? अभी तो लंबा सफर बाकी है लाला, अभी तो सीए फाउंडेशन में एंट्री ली है ना, अभी तो इंटर का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, अभी फाइनल है, ट्रेनिंग है। ये सीए नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि मिर्च की कुल्फी है और चूस के खानी है ना, ये सीधी सी बात है ना। तो है, थोड़ा रहेगा संकट, लेकिन अरे सर कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस मिर्च के बाद जो मिठास मिलेगी उसका तो अलग ही रूप होगा ना, तो ऐसा नहीं है, कर जाएंगे, है ना। बट द थिंग इज कि खाली फाउंडेशन या खाली फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स पढ़ने से नहीं होगा। आप आगे चल के अकाउंटेंसी बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, इंटर में आप लोगों से मुलाकात होगी, टैक्सेशन में टैक्सेशन पॉलिसीज आप पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, तब जाके आप एक्सपर्ट बनेंगे। और तब हाँ कि भाई साहब ये अब सीए हैं, ये हैं मैनेजर साहब हमारे, तब आप एक मैनेजरियल लेवल पर पहुंचेंगे। दैट इज व्हाट इंटरडिसिप्लिनरी। बिजनेस इकोनॉमिक्स में एज अ बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजर जब आप डिसीजन लेते हैं तो खाली एक सब्जेक्ट के दम पे नहीं ले सकते, तमाम चीजें इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लियर? अगला एक और कंसेप्ट आता है कि ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है। बिल्कुल बिजनेस इकोनॉमिक्स में सर साइंस भी आ गया, इतनी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ा था, दोबारा ले आए आप। अरे मतलब साइंस पूरा नहीं पढ़ना, साइंस के कुछ फीचर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में होते हैं, आर्ट के कुछ फीचर्स इसमें होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं साइंस में, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, SBN, ये रहा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। हम साइंस में पढ़ते हैं ना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं,
फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्रीज के अंदर आपके जो रिएक्शन के होते थे, पता नहीं क्या क्या, मैंने भी कौन सा डिटेल में जाके डॉक्टरी करी उसमें। बट द थिंग इज के इकोनॉमिक्स में, सॉरी माफ कीजिएगा, साइंस में एक प्रॉपर सिस्टम होता था, वो में पढ़ना होता था। सेम चीज, एग्जैक्टली वही पैटर्न हम अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि फाउंडेशन पे आपको फाइनल लेवल का पढ़ाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि टैक्सेशन को पहले पढ़ाएंगे आपको एकदम से और लॉ को बिल्कुल बाद में पढ़ाएंगे, नहीं। हर एक की एक स्टेज लेवल होगी। स्टेज पे आपकी नॉलेज के बिहाफ पे, आपकी एग्जाम क्लियर करने के बिहाफ पर आपको वो चीजें पढ़नी होंगी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। जैसे जैसे आप उस नॉलेज को गैदर करते जाएंगे, जैसे उस नॉलेज को ग्रहण करते जाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसका असर देखने को मिले। कॉज एंड इफेक्ट मतलब चीज हुई और उसका असर देखने को मिला, चीजों की नॉलेज आपने ली और उसका इफेक्ट आपके ऊपर देखने को मिला। आप फाउंडेशन क्लियर करेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आएगा। देख लेना, जैसे ही फाउंडेशन क्लियर हुआ आपका, आपने एग्जाम दिया अपना और आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ, एक मीठा मीठा डर, प्यारा सा डर लगना शुरू हो जाएगा। और वो बड़ी प्यारी अच्छी फीलिंग होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ऐसा है, अब हम बच्चे थे ना, वो दौर पीछे छूट गया है। अब टाइम आ गया है जबरदस्त मेहनत करने का, अब टाइम आ गया है सब्जेक्ट से टक्कर लेने का, आंख से आंख मिलाने का। फाउंडेशन के बाद बड़ा अच्छा लगता है और आपको खुद फील होगा कि जो अब लेवल ऑफ एग्जाम, लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे, डेफिनेटली बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और लगता है कि हाँ कि भाई हमारा कुछ औधा है, कुछ मतलब हैसियत है हमारी कि ये सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने और इन्हीं को हमें क्लियर करना है। वो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। तो ऑब्वियसली कि ये क्यों हुआ, कॉज के आपने एक फाउंडेशन लेवल क्लियर करा, इफेक्ट उसका इम्प्रोवाइजेशन, उसका एक बिहेवियर आपके ऊपर देखने को मिला। सो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में साइंस का जो फीचर है वो हमें देखने को मिलता है। और वो ये सब चीजें पढ़ोगे क्या, वही मैथ्स, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, इसके अलावा मैंने बोला फाइनेंस, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक सिस्टम पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स का पढ़ना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट इज कि ये एक आर्ट भी है। यस, इट इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज, इट इज अ क्रिएटिविटी। भाई जब हम किसी की आर्ट देखते हैं, जब किसी की हम ड्राइंग देखते हैं, आर्ट हो गया ना ड्राइंग, या डांस देखते हैं, डांस इज ऑल्सो आर्ट, या सिंगिंग देखते हैं, इट्स एन ऑल्सो आर्ट। तो होता है ना कि यार कुछ नॉलेज है इसको। और सभी की आर्ट सेम नहीं हो सकती, सबकी क्रिएटिविटी अलग अलग होती है, सबकी आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अलग अलग तरीके से होती हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिसीजन मेकिंग एक ही आदमी ले लेगा नहीं, या दो अलग अलग मैनेजर्स हैं, सबके थॉट सेम रहते हैं नहीं, सबके थॉट्स अलग अलग होते हैं। हर एक मैनेजर का बिहेवियर अलग अलग होता है, वो अपनी अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई करता है। किसी को सक्सेस मिलती है, किसी को फेलियर मिलती है, दोनों को सक्सेस मिलती है तो दोनों के रेट्स में फर्क हो सकता है। द थिंग इज कि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। क्लियर। उसके बाद अगला जो इंपैक्ट है, यूज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। ये अभी आगे चल के दोस्तों डिटेल में हम स्कोप में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। हाँ, थोड़ा सा कंसेप्ट हम अप्लाई कर चुके हैं कि बिजनेस मैनेजर कई बारी जो है आपका फर्म के लिए ऑब्जेक्टिव बनाता है, सिंगल फर्म के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। वो बाहर वाले डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन, लीगल डिसीजन, बैंकिंग पॉलिसीज के डिसीजंस, है ना। तो वो सब चीजें क्या है, वो मैक्रो लेवल की होती हैं और इन सब का भी ध्यान रखा जाता है एक बिजनेस फर्म में। तो ये तो खैर अभी डिटेल में हम स्कोप में भी समझेंगे। और एक और लास्ट, फिर स्कोप की बारी आई गई है, ठीक है। इसको वैसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग वाइंड अप करा। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, ये दो बड़े प्यारे वर्ड हैं दोस्तों। एक है, आइए इसको समझते हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नॉर्मेटिव, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव स्टडी या नॉर्मेटिव स्टडी भी कह देते हैं, इसको हम पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस भी कह देते हैं, इसको हम क्या नाम है सॉरी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी कह देते हैं। बट द वर्ड इज पॉजिटिव और आपका नॉर्मेटिव। ओके, ये क्या है जरा समझते हैं। देखो, जब मैं पॉजिटिव स्टडी की बात कर रहा हूं, जब मैं नॉर्मेटिव स्टडी की बात कर रहा हूं, जैसे फैक्टर्स हैं उनकी बिल्कुल वैसे ही स्टडी करना, उसमें कोई क्या नाम है चेंज ना लेकर आना, उसको पॉजिटिव स्टडी कहा जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ रिसोर्सेज एज दे आर, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या स्टडी।
नॉर्मेटिव के हम उसमें कुछ चेंज ला रहे हैं, उसमें हम कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे, कुछ चेंज करेंगे सिस्टम में। या देखो इसको और अच्छे तरीके से समझो, मैंने आपको ऊपर अभी एग्जांपल दिया था, मैंने एग्जांपल दिया था आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और हमने अभी डिटेल में डिस्कस करा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना दोस्तों, वो पूरी की पूरी, मतलब पूरी की पूरी कहना तो ठीक नहीं, काफी हद तक आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, और ये आप कह लीजिए डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट पे है। क्या है? डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट पे है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम चीजों की स्टडी करते हैं, जैसे मैंने बोला लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, कि भैया अदर चीजों को कांस्टेंट रखो, ये चीजें अप्लाई होंगी। तो इट्स कंप्लीटली थ्योरेटिकल, जैसा है वैसी स्टडी करो, अपनी तरफ से उसमें कुछ चेंज मत करना। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन पहले लिखी जाती है, चीज की कोई चीज होने वाली है, कुछ परिवर्तन होने वाला है, कुछ इलाज होने वाला है, उसकी डिस्क्रिप्शन पहले लिखी जाती है। क्लियर? तो ये ऐसा है जी, ऐसे ही चलना है। लेकिन जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना दोस्तों, तो वो मोर और लेस आपकी नॉर्मेटिव होती है, वो प्रिस्क्रिप्टिव होती है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? कि जब आप साथ चलोगे तब ये प्रिस्क्रिप्शन से लेना, ये सुझाव लेना, हो सकता है ना भी लेने पड़े, पर दिमाग में लेके चलना। तो ऑब्वियसली जब हम रिसोर्सेस को स्टडी कर रहे हैं, जैसा फैक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं जैसे वो हैं, दैट इज पॉजिटिव। और जब हम अपनी तरफ से चेंज करते हैं, दे ऑट टू बी, दे शुड बी, कैसे होने चाहिए, वो नॉर्मेटिव होते हैं। तो वैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स होती दोनों ही है, नॉर्मेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। बट हाँ, अगर हम इसको निष्कर्ष निकालें तो जो नॉर्मेटिव बिहेवियर है वो ज्यादा देखने को मिलता है पॉजिटिव से। अगर हम कंक्लूड करें व्हाट इज नॉर्मेटिव, व्हाट इज पॉजिटिव, तो सिंपल सा मतलब ये, रिसोर्सेज में चेंज ना होना, फैक्ट्स में चेंज ना होना, बिल्कुल ऐसे ही स्टडी करना, दैट इज व्हाट पॉजिटिव। और हम चेंज करें बिजनेस में, डिसीजन मेकिंग में, मैनेजरल इकोनॉमिक्स में तो हम करते हैं ना कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, प्राइस ये होना चाहिए, हमारे कंपटीटर ऐसे कर रहे हैं, हमें ये वाली एड चालू करनी चाहिए, हमें ये वाली स्कीम अप्लाई करनी चाहिए। तो चाहिए वर्ड आ रहा है, शुड वर्ड आ रहा है, ought to be वर्ड आ रहा है, इट इज नॉर्मेटिव स्टडी। ओके, सो माय फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है पहली क्लास का। हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स वर्ड को समझा। ओवरव्यू करें तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी, रिसोर्सेज का इस्तेमाल सबसे अच्छे तरीके से। इसमें हमने बिजनेस वर्ड को ऐड करा, तो मतलब बिजनेस के रिसोर्सेज का सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। और यस ऑब्वियसली इसके कई सारे फीचर्स देखे हमने, जो अगर हम खुद एक मैनेजर हैं तो हम देखेंगे कि हाँ, ये तमाम चीजें हम भी अपनी रेगुलर लाइफ में एम्प्लॉयड करते हैं। क्लियर? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें माइक्रो मैक्रो का टच आएगा, और हम जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं हमारी, उनको भी शुरू करेंगे, उनकी भी स्टार्टिंग करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास के लिए, अगले अदर सब्जेक्ट क्लास के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो है उसको भी दबाइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स से दोस्त हैं उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए। आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए, आपका हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे, यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूँ, वेरी रिजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए, वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाए हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर। मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। Hello everyone, this is Pari Maheshwari and I'm a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coaching from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी CA इंटर ग्रुप 1 का। I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है वो, तुम यूट्यूब में देख सकते हो। Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think that इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। I take my business law classes from CA Raghav Goel sir. He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। the most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफ़ी आसान बना दिया है। Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।